राम बालक को अनुराग प्राची सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, नवीन, निखिल, राजनेश, अनुराग, युग, मनीष सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई भाई सभी की। एक बच्चा मैं देख रहा था कि 7:15 की क्लास है, 7:16 पे कह रहा हमारा क्लास नहीं चल रहा है। बेटा एक आध मिनट का सब्र रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो की आती है हमारे पास भी वो बिल्कुल टाइम टू टाइम आती है, उसे हम डालते हैं तो 15-20 सेकंड का लाइव में गैप भी रहता है, तो इसलिए एक आध मिनट का सब्र रखना चाहिए ना। क्लास यूट्यूब फॉर्मेट में है। आज वैसे भी एक ही की आई है, आज यूट्यूब फॉर्मेट में ही शायद चलेगी क्लास ये, क्योंकि उन्होंने एक ही की भेजी है, और जब एक की आती है ना दो की जगह, तो फिर वो यूट्यूब फॉर्मेट में ही चलती है ना। आगे समझ में। एक बच्चा कह रहा है कि 1 फ़ारेनहाइट 1 डिग्री सेल्सियस में किसका मान अधिक होगा, मतलब कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्या पूछना चाह रहे हो आप? भाई आपको वैसे भी पता है कि जब डिग्री सेल्सियस में 0 होते हैं तो वहां पर 32 होता है ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस तो जो है ना वो बेटा 32 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा होगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर कहीं पर टेम्परेचर है तो ज्यादा टेम्परेचर है वो। ठीक है, आज तगड़ी बारिश हो रही है अलवर में, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आज हम, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, तो बेटा जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है इसे हम लिखते हैं पीवी इजकल टू एनआरटी। ठीक है, आइडियल गैसों के लिए इक्वेशन होती है पीवी इजकल टू एनआरटी। आपको याद होगा हमने आपको पहले पढ़ाया था कि कोई भी गैस, ठीक है, कोई भी गैस पता नहीं क्या लिख रहे हो ब्रजनंद जी, भाई पढ़ाने लेने दो, क्लास के बाद में देखेंगे आपको डाउट ना सारे। यहाँ जाओ, देखो मैंने कहा आपसे भाई कि अगर कोई भी गैस बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हो और लो प्रेशर पे, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि उच्च तापमान और निम्न दाब पर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो गैस के जो मोलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो दूर दूर भागेंगे, और प्रेशर भी लो है वो और दूर जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई गैस, एक आइडियल गैस एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी जो परफेक्ट गैस है इसके प्रेशर वॉल्यूम वगैरह में जो एक रिलेशन होता है वो इक्वेशन है पीवी इजकल टू एनआरटी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन सबके पहले मतलब पता होनी चाहिए। बेटा पी का मतलब है यहाँ पे प्रेशर, दाब, यानी गैस अगर किसी बर्तन में भरी हुई है तो कितना प्रेशर लगाएगी, कितना दाब लगाएगी। तो पी है प्रेशर, दाब, और दाब को बेटा हम नापते हैं पास्कल में। प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल, एक साइंटिस्ट के नाम पे है ये। वी क्या है, वॉल्यूम गैस का, वॉल्यूम आयतन, और वॉल्यूम हम किस में नापते हैं, इन मीटर क्यूब। आर का मतलब बेटा यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हिंदी में से हम लिखते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। ठीक है, अब यहाँ देखना बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू होती है, याद रखना, ये 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। और टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर, तापमान, और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। तापमान को हम लिखेंगे केल्विन में। यहाँ बेटा एन क्या है, एन होते हैं नंबर ऑफ मोल, तो पदार्थ जो है वो सब मोल में नापते हैं हम। एन क्या है पे, मोल। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 1 मोल गैस है, कि 2 मोल गैस है, कि 3 मोल गैस है। ठीक है, तो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि हम मोल का भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में 1 मोल गैस है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास 1 मोल गैस है तो मेरे पास उस गैस के 6.023 गुणा 10⁻23 मोलिक्यूल है या एटम है। तो 1 मोल में अणुओं की या परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 मोल में अणु या किसी गैस के जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6.023 गुणा 10⁻23। तो अभी सबसे पहले मैंने एक चीज लिखी यहाँ पे कि जो परफेक्ट गैस होती है
यानी कोई गैस जब बहुत हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे होती है तो एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करती है। तो उस गैस के प्रेशर वॉल्यूम वगैरह में रिलेशन क्या होता है, पीवी इजकल टू एनआरटी। अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेशन में किस शब्द का मतलब क्या है। यहाँ पे पी जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रेशर दाब को करता है, वी वॉल्यूम आयतन को, आर गैस नियतांक को, टी टेम्परेचर तापमान को, और एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या। तो अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते हैं। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या। तो एक मोल अगर गैस है उसका मतलब क्या है, मान बताइए, आर क्या है और इसका मात्रक बताइए। अब आगे क्या पूछेगा उस बात है हम। देखो ये मेरे पास में एक बार से आपने लिख लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये पीवी इजकल टू बेटा मैंने एनआरटी लिखा। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो आर है ये तो एक कांस्टेंट है, और एक कैसा कांस्टेंट है, कैसा नियतांक है, यूनिवर्सल, यानी पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र इसकी वैल्यू फिक्स है। जो आर का मान है पूरे यूनिवर्स में हर जगह यही है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यानी यहाँ पे जो आर है ये तो बेटा फिक्स है, कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते। अब जो नंबर ऑफ मोल है, मान लो कि ये भी हमने फिक्स कर लिए कि मैंने एक बर्तन में 1 मोल गैस भरी, अब मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। यानी जो एन और आर है ये तो हमने कांस्टेंट है, ये तो भाई आर तो कांस्टेंट है ही, और एन को भी हमने फिक्स कर लिया कि हम 1 मोल गैस लेंगे या 2 मोल लेंगे या 3 मोल लेंगे। तो ये एन और आर तो मेरे पास में हो गया फिक्स। अब 3 चीजें बची, एक बचा प्रेशर, एक बचा वॉल्यूम, एक बचा टेम्परेचर। तो मैं क्लास में 3 केस लूंगा अभी आपके सामने। एक केस में मैं देखूंगा अगर मैं तापमान भी ना बदलूं तो प्रेशर वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है। अगले क्वेश्चन में देखूंगा अगर मैं प्रेशर ना बदलूं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। अगले वाले में देखूंगा अगर मैं वॉल्यूम ना बदलूं तो इन पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि एक चीज को फिक्स करके बाकी 2 पर क्या फर्क पड़ता है। अब अगले 3 केस हम ये वाले देखने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 1 में। केस फर्स्ट, अगर बेटा मैं एक काम करूं, अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जहां पे मैं टेम्परेचर को रखूं कांस्टेंट, टेम्परेचर ना बदलूं, मान लो कमरे का तापमान 25 डिग्री है, वो लगातार 25 रहे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नियत तापमान पर अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, हिंदी में से हम कहते हैं समतापी प्रक्रम, तो हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि समान तापमान पर किया जाए, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे। एक तो हिंदी वालों के लिए बड़ा आसान है कि समतापी प्रक्रम में क्या चीज समान रहती है, क्या चीज फिक्स रहती है। तो समतापी में तापमान समान रहता है, तापमान चेंज नहीं करता। अब मुझे एक चीज बताओ, ये एन और आर तो पहले से फिक्स है, भाई आर तो गैस कांस्टेंट है, एन भी फिक्स है, दोनों फिक्स है। मैंने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, यानी कि इधर की पूरी वैल्यू फिक्स हो गई। एन और आर जो डब्बे में तो पहले से कांस्टेंट थे, अगर मैं टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दूं तो मैंने क्या देखा कि पीवी हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर। इस कांस्टेंट को मैं काम करता हूं के से लिख लेता हूं, तो यानी कि पीवी हो गया कांस्टेंट के बराबर। अगर बेटा मैं वी को नीचे लेके चला जाऊं तो मैंने क्या देखा, पी और वी तो ऊपर नीचे हो गया, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम हो गया व्युत क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां से समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे असली गेम यहां से स्टार्ट है। मैंने क्या देखा कि अगर हम टेम्परेचर ना बदलें, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तापमान को ना बदलें, तो बेटा फिर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब यह अगर टेम्परेचर ना बदल रहे हो तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, उल्टा काम होगा। चलो चेक करते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप मान लो कि आपके पास एक गुब्बारे में कोई गैस भरी हुई है, आइडियल गैस, ठीक। अब आपके पास ये गुब्बारे में गैस भरी हुई है, आपने कहा कि हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, गुब्बारा कमरे के अंदर है, तापमान 25 फिक्स कर दिया हमने। अब मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर तो मैं चेंज नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं प्रेशर बढ़ाने लगूं, गुब्बारे को दबाना शुरू कर दूं, जब मैं गुब्बारा यहां तक था, जब दबाऊंगा तो यहां तक ही आ जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ने पर उसका स्पेस जो है, वो जो जगह घेर रहा, कम हो रही कि नहीं हो रही है। यानी प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम कैसा हो रहा है, कम। अगर मैं प्रेशर को छोड़ दूं, प्रेशर कम कर दूं, वापस से गुब्बारा फूल जाएगा। तो प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर ना बदलें तो प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम घटता है, प्रेशर कम होने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसे बेटा हम कहते हैं बायल्स लॉ, इसे हम कहते हैं बायल का नियम। ये हमारा कहलाता है बायल्स लॉ, बायल का नियम। अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत तापमान पर दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये नियम किसका है, तो हम बोलेंगे बायल का नियम। तो बायल का नियम हमें बताता है कि तापमान ना बदलने पर दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये लाइन मैं आपको लिखवा देता हूं जो कि तू बायल के नियम की, यहां पर लिखेंगे हम एट, पहले इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी लिखवा दूंगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
pressure and volume are inversely proportional to each other। हिंदी में लिखेंगे, बायल के नियम के अनुसार, बायल के नियम के अनुसार नियत तापमान पर नियत तापमान पर नियत तापमान पर दाब और आयतन, दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखोगे कि बायल के नियम में याद रखना कि दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन ये काम किस पर हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर होने वाले किसी भी काम को हम आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अभी इसका एक बच्चा कह रहा है कि एग्जाम्पल, तो मैंने आपको बताया कि एग्जांपल ये है कि आप अपने हाथ में गुब्बारा लो, उसमें मान लो गैस भरी हुई है, तो जब आप उस गैस को दबाओगे, गुब्बारे को दबाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, भाई दबाने वाला प्रेशर बढ़ाना तो गुब्बारा यहाँ की जगह यहाँ तक आ जाएगा ना, तो प्रेशर बढ़ने से उसका वॉल्यूम आयतन कम हो गया है। ठीक है, अच्छा भाई प्रयोग से क्लास क्यों नहीं चल रही, इस बारे में बात हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, बार बार हर 2 मिनट में बात तो भाई नहीं बताया जाएगा, है ना। जब तुम्हारा मन करेगा तुम क्लास में चले आओगे, टाइम से क्लास में आया करो इस तरह के डाउट दूर करने के लिए। अब आते हैं केस सेकंड पे। बेटा पहले केस में हमने क्या किया, इस टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, भाई एन आर तो पहले से मैंने कहा कि फिक्स है। अगर मैंने जब टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो मैंने देखा कि पी और वी में क्या संबंध है। अब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, अब मैं करूंगा प्रेशर को कांस्टेंट। जब प्रेशर फिक्स कर देंगे तो मैं देखूंगा वॉल्यूम और टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा, आयतन और तापमान पर क्या फर्क पड़ेगा। तो केस सेकंड में हम करेंगे प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट, दाब को बेटा हम फिक्स करेंगे यहाँ पे। बेटा अगर हम प्रेशर कांस्टेंट करें, जैसे हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब तापमान नहीं बदल रहा था, तो अगर तापमान ना बदले तो कोई भी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल। तो बेटा प्रेशर कांस्टेंट रहता है जब दाब ना बदल रहा हो, तो कांस्टेंट प्रेशर पर कोई भी काम किया जाएगा उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि समदाबी, समदाबी प्रक्रम। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। तो देखो हिंदी वालों के लिए कितना आसान है कि अगर पेपर में पूछ ले कि समदाबी प्रक्रम में क्या चीज फिक्स रहती है तो दाब, समतापी में क्या चीज फिक्स रहती है तो ताप। इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे आइसोथर्मल, आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से जुड़ा हुआ, तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा। और आइसोबैरिक, बेटा आपको पता ना कि प्रेशर को हम बार में नापते हैं, तो जब बार शब्द आ गया यानी कि वहां प्रेशर दाब की बात होगी। अच्छा अब हमने क्या किया, बेटा एन आर तो पहले से फिक्स था, मैंने इस बार प्रेशर फिक्स कर दिया, तो वी और टी एक ही लाइन में है, यानी वी और टी हो जाएंगे समानुपाती प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बताऊंगा। चार्ल्स लॉ, ये भाई आया हुआ पेपर में क्वेश्चन, ये चार्ल्स का नियम एसएससी ने पूछा था अभी किसी पेपर में, चार्ल्स का नियम। यहां पे एक बात देखना बेटा, चार्ल्स का नियम हमें क्या बता रहा है कि अगर आप प्रेशर नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, अब मेरे पास में अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं बदल रहा, आप अपने हाथ में गुब्बारा लिया आपने, आप गुब्बारे को ना तो दबा रहे ना फुला रहे, आपने कहा कि मैं प्रेशर चेंज नहीं करूंगा, गुब्बारा जैसा है वैसा का वैसा रखा रहे। ठीक है, अब एक चीज देखना कि अगर मैं प्रेशर को तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा हूं, गुब्बारा हाथ में से रख दिया, दबा नहीं रहा हूं मैं उसे। अब मैंने क्या किया, अगर मैं प्रेशर चेंज ना करूं तो बेटा टेम्परेचर और वॉल्यूम समानुपाती का मतलब, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब खुद सोचो, गुब्बारे को आपने ना दबाया ना फुलाया, जो गुब्बारे के अंदर गैस भरी है, अगर उन गैसों का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से अंदर के मोलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, वो दूर भागना चाहेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर अंदर की गैसें ठंडी हो जाएं तो मोलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एनर्जी कम हो जाएगी, नजदीक नजदीक आ जाएंगे, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। यानी कि अगर प्रेशर को हम चेंज नहीं करें, अगर हम दाब को ना बदलें, तो फिर तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ जाएगा, अंदर जो गैसें भरी हैं उसके मोलिक्यूल दूर भागेंगे तो वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ठंडी होंगी तो गुब्बारा सूख उड़ जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या कहा, अगर दाब ना बदले तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे according to Charles law, according to Charles law, at constant pressure, at constant pressure, volume and temperature are directly proportional
टू ईच अदर, हिंदी में लिखेंगे चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर आयतन और तापमान, आयतन और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार ऐसे सीजीएल के साथ मेंस में आया था, ये सीजीएल में मेंस में भी आता है ना जीएस, तो उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन सही से नहीं पूछा था ये, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस पेपर में लिख दिया कि किस नियम के अनुसार आयतन और तापमान, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो उन्होंने लिख दिया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर, आयतन और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जबकि उन्हें क्या लिखना था, कंप्लीट क्या लिखना था कि स्थिर दाब पर आयतन और तापमान एक दूसरे के समानुपाती। बेटे आयतन और तापमान एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तभी हैं अगर दाब ना बदल रहा हो। तो उन्होंने खैर आधा अधूरा क्वेश्चन पूछा था, पर बच्चा फिर भी समझ ही गया था कि आयतन और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं स्थिर दाब पर। तो उन्हें पूरा लिखना चाहिए था कि अगर प्रेशर नहीं बदल रहा हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती हैं। ये हमारा किसका नियम है, चार्ल्स का नियम, ठीक है भाई। एक तो भाई आप लोगों ने जिसका जब मन कर रहा है क्लास में आ जा रहा है, पीछे क्लास नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है। अरे भाई इस बारे मैंने कहा कि बता दिया है, क्लास चल जाएगी, वो पीछे वाली वो एप्लीकेशन में कुछ काम चल रहा होगा, चल जाएगी, 2 घंटे में चल जाएगी, दोपहर में चल जाएगी, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन आप लोग आके यहाँ पे हर थोड़ी देर में एक बच्चा आ जाता है, पीछे क्लास नहीं चल रहा, अभी मैंने इतना बोला, अब थोड़ी देर में एक आके फिर कमेंट बॉक्स भर देगा, फिर उसे सेम यही बात बताऊंगा, फिर थोड़ी देर में एक आके पूरा कमेंट बॉक्स भर देगा। क्या करें, ठीक है। अब आते हैं केस थर्ड पे। अब आएंगे केस थर्ड पे, ठीक है। यहां देखो बेटा, पहले मैंने टेम्परेचर फिक्स किया तो बायल का नियम आया, फिर मैंने प्रेशर फिक्स किया तो चार्ल्स का नियम आया। तो जब टेम्परेचर फिक्स था तो बायल का नियम बना था कि प्रेशर और वॉल्यूम व्युत्क्रमानुपाती थे, ऊपर नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने प्रेशर फिक्स किया तो चार्ल्स का नियम आया कि वॉल्यूम टेम्परेचर समानुपाती हैं। अब लास्ट चीज क्या बची हमारे पास में, वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम को फिक्स करेंगे, वॉल्यूम को, तो देखो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हम केस थर्ड। बेटा अगर मैं वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर दूं, यानी हम वॉल्यूम ना बदलें, आयतन को हमने क्या कर दिया, फिक्स। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी काम होगा तो उसे हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। उसे हम इनमें बोलेंगे सम आयतनिक परक्रम, ठीक है। तो हिंदी वालों के लिए कितना आसान है, सम आयतनिक परक्रम, जहां पे आयतन ना बदले। अब हमने क्या किया कि अब हम वॉल्यूम आयतन नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया कि भाई एक बर्तन लिया, जैसे मैंने कुकर ले लिया। अब कुकर की दीवारें तो बहुत मजबूत हैं एल्युमिनियम की, अगर मैं उसके अंदर गैस भर दूं प्रेशर कुकर के अंदर, तो अगर वो गैस अगर फैलना चाहेंगी तो क्या कुकर की दीवार को फैला के 5 की जगह 8 लीटर कर देंगे? नहीं। अगर मैंने गैस कुकर में भर दिया, कुकर का वॉल्यूम तो फिक्स है 5 लीटर, तो जो उसके अंदर गैसें भरी उनका वॉल्यूम भी फिक्स हो गया 5 लीटर, क्योंकि कुकर ना तो फैलेगा ना सुकड़ेगा। तो अगर मैं वॉल्यूम फिक्स करूं, यानी कि हम ऐसा कर दें कि गैसों को ऐसे बर्तन भर दें जो ना फैलता हो ना सुकड़ता हो। वॉल्यूम अगर फिक्स कर दें तो देखो क्या होगा भाई, आपको पता है कि पी वी इक्वल टू एनआरटी में भाई एन और आर तो पहले से फिक्स हैं। अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूंगा तो बचेगा पी और टी, तो पी और टी क्या जाएंगे एक ही लाइन में, यानी पी और टी हो जाएंगे समानुपाती। अगर यानी कि वॉल्यूम जब ना बदल रहा हो तो प्रेशर और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसे हम कहते हैं गे लुसेक लो, गे लुसेक्स लो, हिंदी में लिखेंगे इसे गे ल्यूसेक का नियम। देखो ये नियम क्या कह रहा है, बाकी 2 नियम की तरह से भी आप इजीली समझ जाओगे। ये कह रहा है कि भाई अगर वॉल्यूम ना बदलें, मान लो कि मैंने गैसे 5 लीटर के कुकर में भर दी, वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा, कुकर फैलेगा और सुकड़ेगा तो नहीं, ठीक है। एक बच्चा और आ गया, अभी पीछे क्लास क्यों नहीं चल रहा है भाई साहब, क्या करें। मतलब इससे मुझे एक चीज और पता चल रही है कि आप लोग टाइम से, कोई बहुत कम बच्चे क्लास लेते हैं, चलती हुई क्लास में आ रहे हैं बच्चे 7:15 बजे से। 4 बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर मैं एक बार और बता दूंगा पीछे क्लास क्यों नहीं चल रही, तो कोई सोल्यूशन है नहीं उसका। 3-4 मिनट में एक और कोई जगेगा और उसका कमेंट आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम आज के टाइम में जो हमारा पूरा जो हमें देखने का लोगों का नजरिया है, या हमारे परिवार को लोगों को देखने का जो नजरिया है, वो एक सरकारी नौकरी है जो मतलब पूरा गेम चेंज कर सकता है। उसमें बच्चा सीरियस नहीं है, उसे पता नहीं कि क्लास का टाइमिंग क्या है, डेली क्लास लो, समय से क्लास में आओ, चलती हुई क्लास में आके फालतू का टाइम खराब नहीं करना।
लेकिन है ही नहीं बच्चे सीरियस। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि भाई आपके मान लो कि बुआ भी होगी, मामा भी होंगे, मौसा मौसी होंगे, चाचा ताऊ सब होंगे परिवार में, और आपकी मम्मी या आपके पिताजी आपके से रिश्तेदारी में जाते होंगे शादी ब्याह में, तो हो सकता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और रिश्तेदारी में बाकी की ठीक है, तो बस वो एक फॉर्मेलिटी सी निभाते होंगे, और आपको कई बार लगता हो कि उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, उतना सम्मान नहीं मिल रहा, बस आगे ठीक है भाई रिश्तेदार हैं। ये सारा गेम चेंज हो सकता है कि उन्हें देखने का नजरिया बदल सकता है अगर आप बड़े सरकारी नौकरी पर आप लग जाएं, लेकिन तब भी आप मूर्खों की तरह, किसी की 10 क्लास पीछे चल रहा होता है, कोई 20 क्लास पीछे चल रहा होता है, ना टाइम से कोई क्लास लेता, ना पढ़ता, बस वीडियो चला के सुन लेंगे, ना लिखेंगे ना कुछ करेंगे। मतलब अब भाई अब तुम आप बच्चे तो नहीं हो 7वीं 8वीं क्लास के कि आपको ये चीज़ बताई जाए, है ना। अब आप में इतना बुद्धि तो खुद होनी चाहिए। अब देखो गेल उसे क्या कह रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को ना बदलें, मान लो कि मैंने गैस एक 5 लीटर के कुकर में भर ली, अब कुकर ना फैलेगा ना सुखड़ेगा, वॉल्यूम फिक्स है, तो ये कह रहा है अगर वॉल्यूम ना बदले तो प्रेशर और तापमान, ये प्रेशर और टेम्परेचर, दाब और आयतन एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसका मतलब पता क्या है कि अगर मान लो कि कुकर में मैंने गैस भरी और उस कुकर के अंदर जो गैस भरी अगर मैं उसे हीट दूं, उनका टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो जो अंदर जो गैस भरी है उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे वो ज्यादा टक्कर मारेंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उसकी दीवार पर, कुकर की दीवार पर, उसे फैला तो सकते ही नहीं है कि भाई फैल जाएंगे वो इजीली, कुकर तो मजबूत है, एल्यूमिनियम की दीवारों का है, तो जो अंदर गैसें हैं जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करेंगे वो लगातार टक्कर मारते रहेंगे कुकर की दीवार पर, यानी ज्यादा दाब ज्यादा प्रेशर डालते रहेंगे। यानी अगर वॉल्यूम हम ना बदलें और वॉल्यूम फिक्स कर दें, जो अंदर की गैसें हैं अगर उनका हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर कम होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, अंदर के मोलिक्यूल की उतना दाब डाल ही नहीं पाएंगे। तो गेल-लुसैक का नियम क्या कहता है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant at constant volume at constant volume pressure and temperature are pressure and temperature are directly proportional to each other। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो हिंदी में लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर दाब और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर दाब और आयतन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो हमारे पास में कुछ नियम बने हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि कौन सा वाला आंसर होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। पहले वाला वही है बायल का नियम, बायल्स लॉ, दूसरे वाला है वही चार्ल्स लॉ, और तीसरे वाला है गे-लुसैक लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। तो चलो एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आपको बताना कि किस पर टिक लगाएं हम। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि भैया बताओ कि कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर दाब पर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, किसका नियम है। स्थिर दाब पर कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, किसका नियम है ये। ऋत्विक, कु, निखिल, दीपक, अनुराग ने बिल्कुल ठीक आंसर लिखा है। ठीक है, ठीक। रजित ने बच्चों ने लिखा है इसमें चार्ल्स का नियम उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। अब यहाँ बड़े ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला था, स्थिर दाब पर कांस्टेंट प्रेशर पे, भाई प्रेशर तो बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर स्थिर दाब पर मैंने कहा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। बेटा में देखना, स्थिर दाब पर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो मैंने चार्ल्स का नियम बताया था। ये ऐसे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अभी। तो प्रेशर ना बदल रहा हो तो वॉल्यूम टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होंगे, चार्ल्स का नियम है। तो मैंने जब इसे बचपन में याद किया था ना, मैंने ऐसे याद किया था कि सबसे पहले काम करेंगे, इधर कोने वाली चीज पकड़ेंगे, इधर राइट हैंड को सम्मान देंगे, तो पहले जो दाहिना हाथ है हमारा, इसके कोने वाली चीज पकड़ो,
तो यानी कि पहले हम टेम्परेचर को फिक्स करेंगे। तो बायल और चार्ल्स में बी पहले आता है, सी बाद में आता है। यानी जब मैं टेम्परेचर को फिक्स करूंगा तो बायल का नियम आएगा, यानी कि जब टेम्परेचर फिक्स होगा तो बायल का नियम आएगा कि प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर पहुंच जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो किसका नियम है? ये बायल का। फिर मैंने क्या करा कि इधर वाले कोने वाली चीज पकड़ी, फिर इधर पकड़ लो, प्रेशर कांस्टेंट। तो इधर बी के बाद आता है सी, तो प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो चार्ल्स का नियम आता है, टेम्परेचर फिक्स करते हैं तो बायल का नियम। तो पहले दाहिने हाथ वाला कोना पकड़ना है, फिर बाएं हाथ वाला। तो ऐसे बायल का नियम आएगा फिक्स करने पर, ये चार्ल्स का नियम आएगा, फिर बी सी, जी तो बाद में आएगा, तो वॉल्यूम फिक्स करने के आएगा गे लुसेक का नियम। ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ये आपको बताना है। अगर अगले वाला पूछा जाए कि आप ये बताओ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर दाब और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये किसका नियम है? ये हाँ, इस बार सी आ गया बेटा। पीवी इजगल टू एनआरटी में, पीवी इजगल टू एनआरटी में इधर वाला कोने से बायल का नियम आता है, इधर आता है चार्ल्स का नियम, और इधर क्या आता है? ये हमारे पास में वॉल्यूम अगर मैं कांस्टेंट कर दूंगा, वॉल्यूम फिक्स कर देंगे, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होंगे, ये गे लुसेक का नियम है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा पेपर की तरफ, कि पेपर में जनरली से आपको क्या देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया, पर ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है इनमें, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। गेलुसेक समझ रहे हो ना? तो याद करने के लिए थोड़ा सा ना कुछ देखो, ऐसी जो चीजें होती है ना जहाँ पे एक गेलुसेक समझ रहे हो ना? तो याद करने के लिए थोड़ा सा ना कुछ देखो, ऐसी जो चीजें होती है ना जहाँ पे एक साथ तीन तीन नियम आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लॉजिक ऐड करना पड़ता है। ठीक। जैसे कि एक बेटा ये वाला जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा करेगा इस क्वेश्चन को? तो इससे पहले जो मैंने आपको तीन नियम पढ़ाए हैं, जो मैंने आपको कल जो तीन नियम पढ़ाए हैं, वो हो सकता है कि आप केमिस्ट्री में पढ़ो और ज्यादा डिटेल में, लेकिन जो मैं अब बताने वाला हूं ये फिजिक्स में ही पढ़ोगे, तो थोड़ा ध्यान समझना। इसने कहा कि एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज, एक उष्मागतिक प्रक्रम जहां परिवेश के साथ कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। यानी परिवेश यानी कि सराउंडिंग वातावरण से ना तो हीट ली जाएगी ना हीट दी जाएगी, तो जहां उष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो वो कौन सा होगा? आप कहेंगे सर आइसोथर्मल, तो आपने बताया था कि यहाँ पर टेम्परेचर ना बदल रहा हो, तो टेम्परेचर की तो बात नहीं हो रही है, टेम्परेचर फिक्स है। वो तो कह रहा है कि उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, ना तो आप वातावरण से हीट ले रहे हैं ना वातावरण को हीट दे रहे हैं। यहाँ पे दाबी फिक्स की बात नहीं हो रही, ना ही आयतन की। बेटा जहाँ पे ना तो हम हीट लें वातावरण से ना हीट दें, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, इसे हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। भाई आप समतापी क्यों लिख रहे हो? समतापी प्रक्रम तो होता है तापमान समान रहे, कि अगर तापमान गिर रहा है सिस्टम का तो बाहर से हीट ले ले, बढ़ रहा है तो बाहर हीट दे दे, बस टेम्परेचर फिक्स रखे, तो वहां तो हीट का आदान प्रदान होता है। भाई मान लो कि किसी कोई वस्तु है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसने अगर हीट वातावरण को देके उसी तापमान को रखे, कम हो रहा है तो वातावरण से ले ले, तो वहां तो उष्मा का आदान प्रदान होगा भाई समतापी में। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होते हैं जहां हीट का आदान प्रदान ना हो। जैसे कि इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं, थर्मस। मान लो कि आपने एक बढ़िया कंपनी का मिल्टन वगैरह का एक थर्मस खरीदा है ना, कोई बढ़िया कंपनी का आपने ले लिया। अब आपने थर्मस के अंदर बेटा गर्म चाय भरी, तो आपने देखा को गर्म चाय कुछ समय तक गर्म बनी रहती है। या ठंडा पानी रखा आजकल गर्मियों में, या आपने उसके अंदर छाछ डाल ली है ना, लस्सी वस्सी, वो ठंडी रहेगी। तो थर्मस के अंदर गर्म चाय गर्म क्यों बनी रहती है, ठंडा पानी ठंडा क्यों बना रहता है? ऐसा केवल तभी हो सकता है कि चाय गर्म तभी बनी रहेगी अगर वो अपनी हीट वातावरण को ना दे। अगर चाय अपनी उष्मा को, अपनी हीट को वातावरण को दे देगी तो ठंडी नहीं पड़ जाएगी। ठंडा पानी वातावरण से हीट ले लेगा तो गर्म पड़ जाएगा। तो वो प्रोसेस जहां ना हीट ली जाए ना हीट दी जाए, वातावरण के साथ उष्मा का आदान प्रदान कट ऑफ कर दिया जाए, वो हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस से हम कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। प्रोसेस में लिखेंगे इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस exchange of heat, exchange of heat between, exchange of heat between system
एंड सराउंडिंग्स इज जीरो। हिंदी में लिखेंगे, इस प्रक्रम में, इस प्रक्रम में निकाय, निकाय ने कि सिस्टम, जैसे कि थर्मस ले लिया हमने, निकाय और वातावरण के बीच, निकाय और वातावरण के बीच, निकाय और वातावरण के बीच बीच ऊष्मा का आदान प्रदान ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। इसके आपको एग्जांपल लिखने हैं। पेपर में तो आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि जहां पर ना हीट ली जाए ना हीट दी जाए, वो हमारे रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाते हैं। दूसरा पूछेगा एग्जांपल कि थर्मस किसका एग्जांपल है, एडियाबैटिक प्रोसेस का। एक इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, हाँ, हीट न ली जा रही ना दी जा रही है थर्मस में, विनोद। हाँ, ये बच्चे कह रहे हम बड़े परेशान हैं, ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है बच्चा, कह रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, डेली कितना क्लास लें। देखो बेटा, अगर आप केवल रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ इंग्लिश तो आती नहीं है, वहाँ पे आता है साइंस, मैथ और रीजनिंग। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी में साइंस की वेटेज ज़्यादा है ना, तो आप एक तो साइंस का कोई सब्जेक्ट पकड़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से एक बार में एक तो साइंस का सब्जेक्ट पकड़ लो, और एक क्या करो कि आप रीजनिंग कर लो साथ में, या मैथ ले लो। एक साथ में आप दो सब्जेक्ट कर लो कि भाई पहले मैं क्या करूंगा कि जैसे मान लो मैंने फिजिक्स और मान लो कि मैंने रीजनिंग साथ साथ कर ली, फिजिक्स और रीजनिंग साथ साथ कर लो। फिर बाद में क्या करो कि मैथ और बायो कर लो साथ साथ। केमिस्ट्री को आप सबसे लास्ट में ले आना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कंपैरेटिवली आप फिजिक्स बायो पहले करके केमिस्ट्री थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। कंपैरेटिवली क्वेश्चन कम रहता है केमिस्ट्री का इनके मुकाबले, किसी की सेट में ज्यादा भी आता है, ऐसा नहीं है कि आप रिस्क नहीं ले सकते। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में आप दो दो सब्जेक्ट कर लो, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, अपना अलग अलग तरीका है। तो बाकी जो है कि जीके और जो जीएस है उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि इसमें जीके जीएस में जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जो जो फिक्स पार्ट होता है ना, कि डांस फॉर्म पूछ लिया, डांस नृत्य के बारे में पूछ लिया, कौन बांध कहाँ पर है, कौन सा सेंचुरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, वो संडे को कर लिया कि भाई मैं हर संडे जो है पूरे संडे में डेली हर संडे को 5-6 घंटे में केवल जीके के ऊपर काम करूंगा। बाकी जो 6 दिन बचे हैं उनमें मैं पहले दो दो सब्जेक्ट करूंगा, तो जब वो दो सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो फिर अगले दो सब्जेक्ट कर लूंगा। ऐसे कुछ ना कुछ आप बनाओ दिमाग में। अगर आप 3 कर सकते हैं एक साथ तो तीन सब्जेक्ट कर सकते हो, 3 कर लो एक साथ। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना समय पढ़ाई को दे रहे हैं और कितना जल्दी आप चीजों को कैच करते हैं। मान लो कि आपकी साइंस बढ़िया है तो आप एक साथ में साइंस के 2 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ना साइंस अच्छी है ना मैथ अच्छी है, तो फिर एक साथ सारी चीजें करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां दिक्कत आएगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक मिनट मैंने लिखवाया इसमें आपको, इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास में थर्मस। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल पे आए, इसमें एक बार बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया एसएससी के पेपर में, वो ये था कि जो बेटा साउंड जो चलता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मेरे सामने खड़े, मैंने कहा हेलो, मेरे मुंह से हेलो आपके पास पहुंचा, आपका हेलो मेरे पास में आया, तो जब साउंड एयर में ट्रैवल करता है तो इतना फास्ट प्रोसेस है, मैंने हेलो कहा तुरंत आपके पास पहुंच गया। तो जब साउंड हवा में ट्रैवल कर रहा होता है तो इस प्रक्रिया में साउंड ना तो एटमॉस्फेयर से हीट लेता है ना हीट देता है, तो साउंड के प्रोपोगेशन में, ध्वनि के संचरण में भी किसी भी तरह का कोई आदान प्रदान नहीं होता। तो यहां पर लिखेंगे हम प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण, प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण। तो बेटा जो साउंड प्रोपोगेट करता है, ध्वनि जो चलती है, वो भी किसका एग्जांपल है, वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। तो इसमें थर्मस बहुत बार पूछा गया है पेपर में। मैंने कहा कि जैसे एसएससी वालों ने एक बार ध्वनि का संचरण पूछ लिया था। तीसरा, जैसे बेटा सड़क पे आपने सुन देखा होगा, आप कोई बंदा गाड़ी लेके लगातार जा रहा है और बीच में रुक नहीं रहा, किसी ढाबे वगैरह पे नहीं रुक रहा, हाईवे पे लगातार भागा जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि गाड़ी के टायर फट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब टायर लगातार चल रहा है, उसके अंदर की जो गैसें भरी हुई हैं वो लगातार घूम रही है, तो लगातार वो भागने से क्या होगा, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ेगी तो दिक्कत क्या है यहाँ पे कि जो गैस के जो टायर है, जब अंदर एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि गैस अंदर गर्म हो जाएंगी, गर्म होगी, उनकी ऊर्जा काफी बढ़ गई, तो अंदर जो गैसें लगातार घूमने से बहुत गर्म हो जाएंगी, तो गैसें अंदर जो टायर के अंदर भरी हैं वो अपनी गर्मी को, अपनी हीट को बाहर वातावरण में फेंक नहीं सकती, क्योंकि बीच में रबड़ के टायर आ गए, और रबड़ उष्मा का कुचालक होता है, इंसुलेटर। तो अंदर जो गैसें गर्म होती जा रही हैं वो अपनी गर्मी वातावरण में फेंक नहीं रही, तो लगातार वो गर्म होंगी, अंदर के मोलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, तो मोलिक्यूल फैलना चाहेंगे और इस चक्कर में कई बार वो टायर को फाड़ भी देंगे। तो जो टायर जो फटते हैं वो भी इसी वजह से हो पा रहा है, क्योंकि ना तो उष्मा ली जा रही है वातावरण से, ना वातावरण को उष्मा दी जा रही है, तो इस वजह से। तो यहां पे लिखेंगे एक इसके अंदर बस्टिंग ऑफ टायर, बस्टिंग ऑफ टायर, टायर का फटना, टायर का फटना। तो बेटा किसका एग्जांपल है ये है हमारे पास में एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अच्छा, बाकी जो है आजकल जैसे आप देख रहे होंगे कि जो टायर होते हैं उनके अंदर नॉर्मल एयर की जगह नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ही ठंडी होती है। अगर लगातार चल भी रहे, पहिया भाग भी रहे तो अंदर गैसें बहुत गर्म नहीं हो पाएगी, वो ठंडी गैस होती है नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन को भर देते हैं। ठीक है, प्लेन के टायर में कौन सा गैस भरते हैं? शायद नाइट्रोजन ही भरते होंगे, बाकी आप केमिस्ट्री के टीचर से पूछ लेना भाई। आई बात समझ में यहाँ तक कि सभी को? अच्छा, दूसरी चीज, तो मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे आ जाओ। अब एक बड़ा, जो बेटा मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन लिखवाई, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से हमने 3 नियम देखे। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, एक हमने एक चीज क्या पढ़ी कि भाई कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, जब उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, उच्च तापमान हो, और लो प्रेशर निम्न दाब हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज देखूंगा कि भाई मान लो कि मेरे पास में बेटा ये किसी कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, तो अब ये गैस भरी होगी तो इसके अंदर जो मोलिक्यूल हैं, अगर उनकी एनर्जी, अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, वो तेजी से भाग रहे होंगे। अगर अंदर के जो अणु हैं, जो मोलिक्यूल हैं, अगर इनका टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी कम होगी। यानी कोई भी जो गैस होती है ना, उसके मोलिक्यूल के पास जो एनर्जी होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मोलिक्यूल तेजी से भाग रहे होंगे, यानी कि भागने का मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा। अगर उनका टेम्परेचर कम होगा तो एनर्जी कम होगी, तो आराम आराम से भाग रहे होंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि कोई आदर्श गैस है, कोई आइडियल गैस है, उसके प्रति अणु, यानी कि एक अणु पकड़ लो मोटा मोटी, ऑन एन एवरेज पर मोलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसी आदर्श गैस के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, तो किसी एक अणु के पास ऑन एन एवरेज मोटा मोटी कितनी गतिज ऊर्जा होगी, ये हमें बताना है। तो देखो नॉर्मली पेपर में वो पहले क्या पूछता था, पेपर में जनरली पहले वो यही पूछते थे कि जो गैसें होती हैं उनके अणु की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, किसका फंक्शन है। तो हम बोल देते थे कि वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो कम होगी। तो नॉर्मली पहले ही पूछता था, लेकिन अब इससे फॉर्मूला और न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे क्लास में। यहाँ पे लिखेंगे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, पर मोलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। हिंदी, हिंदी में लिखेंगे किसी 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 आदर्श गैस के, किसी आदर्श गैस के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा। बेटा पहले आप ये समझो कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। ये कह रहा है कि कोई गैस है, आइडियल गैस है, तो उसके ऑन एन एवरेज हर मोलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी। मान लो कि एक आइडियल गैस के 100 अणु हैं, तो हर अणु के पास मोटा मोटी एक एवरेज एनर्जी कितनी होगी, वह किसी के पास थोड़ी ज्यादा होगी, किसी के पास हल्की सी कम होगी, पर एक एवरेज एनर्जी पर हर मोलिक्यूल के पास कितनी होगी। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है, इससे हम ये होता है 3/2 के बी टी। अच्छा बेटा जो के बी लिखा है मैंने, ये इस के बी को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। ये है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। बोल्ट्जमैन नियतांक, ये बोल्ट्जमैन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू याद रखना, ये सीपीयू में डायरेक्ट आ गई थी इसकी वैल्यू 1.38 गुणा 10⁻23 जूल पर केल्विन। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, अब खुद देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं ये के बी क्या है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, तो 1.38 गुणा 10⁻23 ही होगी। ये 3/2 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी फिक्स है। यानी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे, तापमान पे डिपेंड कर रही है ना। तो पेपर में पहले तो केवल पूछता था कि किसी आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, उनके तापमान पे। फिर उसने पूछना शुरू कर दिया कि प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो लिख दिया उसने 3/2 केबीटी, फॉर्मूला पूछना शुरू कर दिया। लेकिन पिछली बार उसने सीजीएल मेंस में बच्चों के साथ एक गेम खेल दिया। 3 नंबर में क्वेश्चन आया, उसने कहा कि बताओ 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की वैल्यू दे दी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस के, किसी आदर्श गैस के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लो, 3/2 केबीटी। मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन ये आया था पेपर में। एक बार मैं देखता हूँ पीडीएफ में ही मिल जाए, तो एक बार आप इसे उतार लेंगे, मैं पीडीएफ ढूंढ लेता हूँ।
हम्म। एक कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई हो सकता है क्या? भैया करने वाले करते भी हैं। वैसे अगर आपकी एज है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है, तो कोशिश पहले भैया ये करो कि पूरा मन लगा के एक ही काम पे ध्यान दो, है ना, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर मान लो कि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, भाई देखो ये आपका इंडिविजुअल कॉल है ना, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा, ये आपको करना है। देखो, जैसे बेटा एक क्वेश्चन तो ये है सीधा। अगर मैं आपसे कहूं, इसने कहा है कि आदर्श गैस की आपको आंतरिक ऊर्जा, बेटा जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना, इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से होती है, यानी कि वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो इंटरनल एनर्जी पूछे आदर्श गैस की, या एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछे, औसत गतिज ऊर्जा पूछे, वो एक ही बात है। तो कह रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, बेटा ये भी याद रखना कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, ये इसमें कई बार क्वेश्चन आ रखा है पहले चेक एग्जाम में, ये किसका फंक्शन होती है? मैंने कहा कि आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी वही है औसत गतिज ऊर्जा, ये किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। कह रहा है कि किसके बराबर होती है? टी यहाँ पे तापमान है, एन गैस के नमूने में अणुओं की संख्या है, और के भी क्या है? बोल्ट्जमैन नियतांक। तो मैंने भी आपसे कहा था कि एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा बेटा कितनी होती है? प्रति अणु लिखवा था ना, प्रति अणु, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, प्रति अणु। तो एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा होती है 3/2 केबीटी, लेकिन यहाँ पे एक अणु की बात नहीं कर रहा, एन की बात कर रहा है। तो अगर एक की जगह एन मोलिक्यूल होंगे तो आप एन की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बन जाएगा 3/2 एन केबीटी, यानी आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको जो बताया है वो प्रति अणु के लिए बताया, एक अणु के लिए। तो एक अणु के लिए होता है कितना? 3/2 केबीटी। ये पर मोलिक्यूल के लिए है, प्रति अणु के लिए, प्रति अणु। और ये बेटा किसके लिए है? ये एन एन मोलिक्यूल के लिए, एन अणुओं के लिए। अब ये क्वेश्चन आपको करना है एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन पेपर में आया था क्वेश्चन, ये एन एन मोलिक्यूल के लिए, एन अणुओं के लिए। अब ये क्वेश्चन आपको करना है एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन पेपर में आया था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं कौन बच्चा कौन धुरंधर ट्राई करेगा। करो, ये पेपर में आया था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं कौन बच्चा कौन धुरंधर ट्राई करेगा। हम्म, क्या आंसर आया? देखो, इसने कहा बेटा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एस आई इकाइयों में प्रति अणु औसत गति ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, देखो, प्रति अणु औसत गति ऊर्जा जो है ऐसा यूनिट्स में बताना है। तो प्रति अणु औसत गति ऊर्जा होती है 3/2 केबीटी। अब बच्चों ने यहाँ पे क्या किया, उन्हें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है, 3/2 तो लिखा ही है। टेम्परेचर में पता क्या गलती कर दी? तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू थी 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो केल्विन लिखा है, और टेम्परेचर दे रखा है आपको 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि भाई एक जगह डिग्री सेल्सियस यूज कर दो, यहाँ टेम्परेचर पुट कर दो डिग्री सेल्सियस में, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू में केल्विन आ रहा है, तो दोनों को सेम रखना पड़ेगा। और वैसे उसने कहा कि आप ऐसा यूनिट का यूज करो, तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट तो केल्विन होती है, तो अगर आप इसमें 273 जोड़ देंगे तो उसका केल्विन बन जाएगा, तो यानी कि आ गया 298 केल्विन। बस आपको बस ये चेंज करना था, बच्चों ने ये चेंज नहीं किया, इसलिए कहेगा क्वेश्चन गलत हो गया। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दो, ये 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 गुणा 10⁻⁻23, और ये कितना है टेम्परेचर? 298। पेपर में थोड़ा सा आपको बुद्धि का उपयोग करना है, तो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। देखो सारे ऑप्शन थोड़े थोड़े से दूर दूर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं पेपर में, इस 298 को 300 मान लेना, इसे 1.4 मान के सोल्व करना। अच्छा, यहाँ पे भी आपने वैल्यू बढ़ाई है, यहाँ भी वैल्यू बढ़ाई है, 300 कर दिया 1.4, तो जो भी आपका आंसर आएगा उससे हल्का सा जो भी कम होगा वही आपका आंसर बनेगा। जब इसे आप सोल्व करोगे तो 6.17 गुणा 10⁻21 जूल आ जाएगा। ये एक्चुअल में ये आपको लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल है, एक्चुअल में न्यूमेरिकल है ही नहीं है। अगर आपने जिस बच्चे ने थोड़ा सा अच्छे से साइंस पढ़ी होगी उसे पता होगा कि बट एक फैक्ट भी है ये कि 25 डिग्री टेम्परेचर को मानते हैं रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर ये एक फैक्ट होता है कि किसी गैस, जो आदर्श गैस है, उसके हर अणु के पास इतनी गतिज ऊर्जा होती है। तो एक फैक्ट के तौर पे भी बच्चा याद रखता है साइंस का। अगर आपने बीएससी वगैरह की हो तो वहां पे हमें पढ़ाया जाता है कि भाई अगर रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर हर अणु के पास इतनी औसत गतिज ऊर्जा होती है। तो टीचर बस ये देखना चाह रहा था कि आपको बात रटी हुई है कि नहीं है, वो ये नहीं चाह रहा था कि आप इस फॉर्मूले को पूरा सोल्व करके करें, है ना। आगे बात समझ में। अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपसे भी और पूछ रहा हूं,
ये कह रहा बेटा हमारे से कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक आदर्श गैस को स्थिर दाब में इस प्रकार गर्म किया जाता है कि इसका आयतन दुगना हो जाए। तो बेटा कि दाब तो स्थिर है, दाब अगर नहीं बदल रहा है, लेकिन कह रहा है कि इसे इस प्रकार गर्म किया जाता है कि इसका आयतन दुगना हो जाए, तो तापमान क्या होगा, ये ट्राई करना। अच्छा कह रहा मुझे याद था इसलिए हमने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया, गुड। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। देखो अब टाइम से देखना, इसने कहा कि सबसे पहले ध्यान समझना कि 27 डिग्री सेल्सियस पर आदर्श गैस को स्थिर दाब पर, दाब भी बदलना नहीं है, प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट में इस प्रकार गर्म किया जाता है कि आयतन दुगना हो जाए। यानी कि अगर इसका पहले आयतन V था, तो बाद में बेटा इसका आयतन कितना हो गया 2V, आयतन हो जाए दुगना। टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहा है कि जब 27 डिग्री पे तो आयतन V था, तो कहां तक गर्म करें कि इसका जो आयतन है वो डबल हो जाए, यानी कि T2 निकालना है आपको। बेटा यहाँ पे एक चीज समझो, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सा नियम आया था, याद करो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे बना था हमारा चार्ल्स का नियम। ये प्रेशर कांस्टेंट था तो V और T थे समानुपाती, है ना, याद करो। PV इजकल टू NRT, आज ही तो पढ़ाया ये, कि जब हमने क्या पढ़ा था कि जब प्रेशर फिक्स होता है तो V और T एक ही लाइन में होते हैं, ये समानुपाती होते हैं। V को नीचे ले आओ तो V/T जो है ये ऐसे कर सकते हैं, जिससे नहीं समझ में आ रहा कि बेटा ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसे लिख लो कैसे, तो V/T किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि V1/T1 किसके बराबर होगा, V2/T2 के। हमने एक फॉर्मूला बना लिया, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। और याद रखना आइडियल गैस इक्वेशन से जुड़े हुए किसी भी फॉर्मूले में जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो न्यूमेरिकल करते समय हमेशा SI यूनिट का यूज करते हैं, SI यूनिट का, ठीक है। अच्छा तो जब भी हम क्या करेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमें जब भी न्यूमेरिकल करना है तो हमें ऐसा यूनिट का यूज करना है, तो आप 27 डिग्री जो सेल्सियस है इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे पहले केल्विन बदलो, केल्विन बदलने के लिए आप 273 से जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 300 केल्विन, ठीक। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं क्वेश्चन करने की। पहला तरीका तो यह है कि आपको पता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर नहीं बदलता, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो समानुपाती है एक दूसरे के, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर पहले से डबल कर दिया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम दुगना हो रहा है, तो वॉल्यूम दुगना होने का मतलब यह है कि वॉल्यूम अगर दुगना हो रहा है यानी कि टेम्परेचर भी दुगना होना चाहिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये तो देख लेते हैं कि वॉल्यूम पहले से डबल हो गया तो टेम्परेचर भी डबल होगा, 27 का डबल 54 कर देंगे। बेटा आपको जब ऐसे करना है ना कि ये दुगना तो ये दुगना, ये 4 गुना तो 4 गुना, तो वो वैल्यू सारी केल्विन में लेनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है। तो आपको ये नहीं करना कि 27 दूनी 54 कर दो, आपको पहले टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है। तो हमने क्या देखा कि जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था केल्विन में कितना था 300, अगर मैंने यहाँ पर इसे वॉल्यूम को डबल किया यानी कि टेम्परेचर भी डबल हुआ होगा, तो टेम्परेचर कितना हो गया होगा 600 केल्विन। अब लेकिन सारे ऑप्शन तो डिग्री सेल्सियस में है, तो अब इस केल्विन को वापस से डिग्री सेल्सियस में बदल लो। तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 273 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। एक तरीका तो यह है कि आप ऐसे करो कि आप ये देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर वॉल्यूम डबल हुआ है तो टेम्परेचर भी डबल होगा, लेकिन वो टेम्परेचर डबल वाला डिग्री सेल्सियस में नहीं करना, वो टेम्परेचर जितना केल्विन में था उसका डबल करना। तो 300 केल्विन की जगह हो जाएगा 600 केल्विन। तो यानी कि पेपर में 600 डिग्री सेल्सियस पर टिक लगा के आगे देखो कितने सुंदर उसने ऑप्शन बनाया कि बच्चा से गलत कराने के लिए देखना चाह रहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। वो देखना चाह रहा कि वॉल्यूम डबल, तो बच्चा क्या सोचेगा टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा क्योंकि सीधे सीधे समानुपाती है। तो 27 का 54 कर देंगे, कुछ बच्चे गलत हो गया, लेकिन हमें क्या करना पहले से कन्वर्ट करना ऐसा यूनिट केल्विन में। तो 300 का डबल होगा 600 केल्विन, तो 600 पे भावुक होकर टिक नहीं लगाना, 600 केल्विन आया वो डिग्री सेल्सियस में आएगा 327। यह एक तरीका क्या है कि जब मुझे पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो आप ऐसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2, क्योंकि यहां तो चलो सीधे सीधे था कि दुगना तो ये दुगना हो गया है ना, तो कई बार हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको ऐसे ना मिले, तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो V1 की वैल्यू कितनी है, V के बराबर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, V2 कह रहा है कि डबल होना चाहिए, T2 हमें निकालना है, V से V कट गया तो T2 आ जाएगा 600, तो 600 केल्विन आएगा, तो डिग्री सेल्सियस में आएगा 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आंसर बनेगा हमारे इसके पास में बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सभी को, हाँ या ना। जो बच्चे शुरू से क्लास में बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ये बात क्लियर है कि नहीं है, पहले मुझे बताओ। ये करना क्वेश्चन नंबर 25, कैलोरी में क्यों चेंज करते हैं,
सकते हैं, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ऐसा यूनिट यूज करते हैं। जब हमने पी इक्वल टू एनआरटी लिखा, उसमें हमने आर का जो वैल्यू है वो केल्विन में यूज कर रहे हैं, तो बाकी चीजें भी केल्विन में ही होनी चाहिए। कह रहा है कि बायल के नियम किन के बीच का संबंध बताता है। बायल के नियम में क्या होता है, पी इक्वल टू एनआरटी, टी अगर फिक्स है तो वी और पी और वी में। तो कह रहा है कि बायल के नियम, तो बेटा बायल के नियम में क्या चीज फिक्स रहती है, टेम्परेचर। बायल का नियम स्थिर तापमान पर गैस और दाब के बीच में संबंध बताता है, गैस के दाब और आयतन के बीच में। आंसर क्या बनेगा इसका, ए ऑप्शन। ये सबका सही है बेटा। बायल के नियम में ये बच्चा बी बता रहा है बेटा, बायल के नियम में चार्ल्स के नियम में होता है प्रेशर कांस्टेंट, बायल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये करना क्वेश्चन नंबर 30 करो, याद के लास्ट क्वेश्चन है। कल की क्लास में आपको थर्मोडायनामिक्स के नियम लिखवाएंगे। कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाए। सेल्सियस पैमाने के एक खाने का मान वी केल्विन पैमाने के लिए खाने के मान कौन सा बड़ा है। खाने का मान समझ में नहीं आया। वैसे तो आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस में भी 100 खाने होते हैं, केल्विन भी 100 ही खाने होते हैं। जब पानी जमता है 0 पे, उबलता है 100 पर, वहां 273 पे जमता है, उबलता है 373 पे। तो अगर एक खाने का डिफरेंस वहां भी खाने के डिफरेंस के बराबर है, अगर ये पूछना चाह रहे हो कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 केल्विन टेम्परेचर है कमरे का, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा गर्म कौन सा है, तो आपको पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा है। 0 केल्विन तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ही है ना। इसलिए कहा कि जब किसी पदार्थ में चरण परिवर्तन होता है तो उसका बेटा फेज जब चेंज होता है ना, फेज चेंज यानी कि सॉलिड का लिक्विड बनना है, लिक्विड का सॉलिड बनना, जब फेज चेंज रहता है तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आएगा सी ऑप्शन। बताया था ना कि जब तक सारा बर्फ पानी में ना बदले या सारा पानी बर्फ में ना बदले तो टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। चलो आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल मिलते हैं, कल कोशिश करते हैं खत्म करने की, ठीक है। बाय, थैंक यू।